ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। चित्रकूट जाने वाले सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी बहुत दिनों तक हम जगन्नाथपुरी की यात्रा में रहे, जगन्नाथ क्षेत्र में। इसके बाद गुरु महाराज की कृपा से वृंदावन में रहे उनके साथ में। जगन्नाथ रस के बाद में वृंदावन रस, और उसके बाद तुरंत रामचंद्र रस, प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम का रस अभी आरंभ होने जा रहा है। तो संक्षेप में सब लोगों को पता है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। हम लोगों को ये अनुभूति करना आवश्यक है, क्योंकि पिछले 5 सदियों से, कम से कम 5 या 8 सदियों से राम मंदिर का ये संघर्ष चल रहा है। और प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान का मंदिर तोड़ दिया गया, फिर मस्जिद बनाई गई, फिर तोड़ दिया गया। बहुत साधुओं ने अपना जीवन बलिदान दिया है प्रभु रामचंद्र की जन्म जन्मस्थली को पुनः प्रस्थापित करने के लिए। और प्रभु रामचंद्र का ये मंदिर जो है अयोध्या का, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। ये हमारे राष्ट्र के धार्मिकता का एक प्रतीक है, राष्ट्र के धर्म का गौरव का ये चिन्ह है। और इस चिन्ह को पुनरुज्जीवित करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए कई संतों ने अपना बलिदान दिया है। और कई सदियों के बाद 21वीं सदी में, जिसमें हम सब लोग जीवित हैं, देख रहे हैं इतिहास को, हमारे जीवन काल में ये मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल अभी 1 ही महीना बाकी है, 1 महीना 10 दिन बाकी है। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा। ये हमारे लिए, हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। जैसे अगर चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में हम होते तो अपने आप को कैसे भाग्यशाली समझते, उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र के निर्माण के, जन्म स्थान के मंदिर के निर्माण के समय हम सब लोग इस विश्व में जीवित हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आपके बच्चे, आपके पोते सब बताएंगे कि मेरे दादाजी उस समय जीवित थे जब रामचंद्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो ये अयोध्या धाम है, और अयोध्या धाम ये ब्रह्मांड का सबसे पहला शहर है। ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पृथ्वी पर नहीं, सारे ब्रह्मांड में सबसे पहला शहर जो बसाया गया वो अयोध्या है। और ये सुदर्शन चक्र पर बसाया गया है। सबसे पहले राजा थे श्राद्ध देव मनु, यानी स्वयंभू मनु। सबसे पहले पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। तो सबसे पहले भगवान का विग्रह था श्री रंगनाथ जी का विग्रह, जो स्वयंभू मनु, इन्होंने उसका पूजन किया। तो इससे हर प्रकार से अयोध्या धाम बहुत श्रेष्ठ है। और फिर उसमें सूर्यवंशी रघु राजा ने जन्म लिया, फिर उसको रघुकुल के नाम से जाना गया। फिर प्रभु रामचंद्र ने उसमें जन्म लिया और अपनी लीलाओं को संपन्न किया। तो इस रामलीला के अंदर जब प्रभु राम को वनवास होता है, तो प्रभु रामचंद्र सबसे पहले अयोध्या को छोड़कर प्रयागराज गए, यानी आज के इलाहाबाद त्रिवेणी संगम गए। और वहां से भरद्वाज मुनि के निर्देश के अनुसार
वे चित्रकूट गए और चित्रकूट में उन्होंने बहुत ही सुंदर संतों के बीच में, संतों की सेवा करते हुए उनके सानिध्य में बहुत ही प्राकृतिक और बहुत सादगी भरा तपस्या पूर्ण जीवन बिताया। लेकिन रामायण जिन्होंने लिखा है उनके कहने के अनुसार प्रभु रामचंद्र के जीवन का सबसे शांततामय काल, सबसे आनंदमय काल, प्रसन्न काल ये चित्रकूट का काल है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने अपने वनवास का आरंभ किया था। हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने बड़ी शांति से वनवास आरंभ किया था। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु के लीला स्थली में हम जाएंगे, वहाँ पर निवास करेंगे, वहाँ पर सत्संग करेंगे, वहाँ पर रामलीला का श्रवण करेंगे, रामलीला, राम भगवान का प्रसाद प्राप्त करेंगे, कीर्तन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कथा सुनेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है। सबसे पहले इसके लिए हम प्रभु रामचंद्र का हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी की कृपा के बिना उनके लीला स्थलियों पर कोई जा नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोगों को मैं विनती करूंगा, आप हृदय से प्रभु रामचंद्र का धन्यवाद कीजिए और उनकी कृपा याचना कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु के धाम में और प्रभु के लीला क्षेत्र में प्रवेश करना उनकी कृपा के बिना असंभव है। उनकी कृपा अगर नहीं होती है तो उनके शहर में हम जाएंगे जरूर, शरीर से जाएंगे, आत्मा से प्रवेश नहीं मिलेगा। आत्मा के स्तर पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रभु रामचंद्र और हमारे गुरुदेव और संत, इनकी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। तो यात्री, आप हमारी यात्रा में जो भी आ रहे हैं, आप सब लोग, आपका धन्यवाद है, क्योंकि आपने हमारी यात्रा में आना उचित समझा। हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि आपने हमारी यात्रा में आना तय किया। तो हम सब लोग इस भाव से प्रवेश करना चाहते हैं। हमारी यात्रा कोई पिकनिक नहीं है कि हम कुछ समय टाइम पास करने के लिए अपना घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह रहेंगे, कुछ कुछ स्थान देखेंगे, दूसरे प्रकार का अन्न खाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा रहता है, और अब आनंद करेंगे, सुख लेंगे। इस प्रकार से यात्रा नहीं होती है। यात्रा कोई पिकनिक नहीं है। यात्रा भगवान को केंद्र स्थान में रखकर की जाती है। यात्रा में समझ बूझ कर असुविधाएं खुशी से स्वीकार की जाती है। ये बहुत आप लोगों को पता है, बहुत लोग यात्रा में आए हैं पहले भी। जो नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि यात्रा एक भगवान के प्रति किया हुआ समर्पण है। भगवान की लीला स्थली में जाना, वहाँ की लीलाओं को सुनना, भक्तों का संग करना, भक्तों की सेवा करना, ये एक एक प्रकार की तपस्या है, आनंदपूर्ण तपस्या है। लेकिन तपस्या जरूर है, क्योंकि इसमें असुविधाएं होती है। नई जगह पे, नए वातावरण में, नई जगह पर जाना है, वहाँ एडजस्ट करना है 4 5 6 दिन के लिए। वहाँ का पानी, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करना है, और कई प्रकार की असुविधाएं जो अभी पता नहीं है वो हो सकती है। कोई जानबूझ के होती है, कोई अनजाने में होती है। लेकिन असुविधाओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति तैयार करके ही यहाँ से जाना है। अपने आप को दूसरों के पीछे रखना है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, उनको मदद करनी है, उनको प्राधान्य देना है, उनको बस में, प्रसाद में, अन्य किसी सुविधा में आगे करना है, अपने आप को पीछे रखना है। यात्रा जो है वो मुझे क्या मिलेगा इस भाव से नहीं होती। यात्रा मुझे कितनी सेवा करने का अवसर मिलेगा, और कैसे मैं तृणादपि सुनीचेन, अधिक से अधिक नम्र होकर कैसे जाऊं, कैसे भक्तों की सेवा करूं, कैसे भक्तों की संग की अभिलाषा करूं, जहां हो सके अपना हाथ बटाऊं, सहयोग करूं। इस भाव से जब हम जाते हैं तो यात्रा हमारी सफल होती है। क्योंकि यात्रा में जब हम जाते हैं तो जहां पर जा रहे हैं, वहां की जो अधिष्ठाता भगवान है,
उनके चरणों की शरण ग्रहण करने के लिए हम जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द धाम। उनके चरणों का आश्रय और भक्तों का संग करने के लिए हम जा रहे हैं, और कोई अन्य यात्रा का उद्देश्य नहीं होता है। यात्रा एक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए 64 भक्ति के तत्व हैं। उसमें जो 5 प्रमुख अंग हैं, उसमें धामवास एक प्रमुख अंग है। और धामवास यात्रा के माध्यम से होता है। हम परमानेंट धाम में निवास नहीं करते हैं, अपने अपने घर पे रहते हैं, लेकिन धामवास ये भक्ति के 5 प्रमुख तत्वों में से एक अंग होने के कारण हम साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे भी हो सकता है वैसे हम अपना घर छोड़ के, घर की सुविधाएं, घर का कंफर्ट छोड़कर हम भगवान के धाम में जाते हैं, और भक्तों के संग में अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो मेरी आपको सबको विनती है कि इसी भावना से आइए, और मुझे क्या सुविधा मिलेगी, मुझे क्या प्राधान्य मिलेगा, मेरे लिए क्या है इसके अंदर, और मैं कुछ नहीं मिलेगा तो कंप्लेंट करूंगा, ये सब भावना से यात्रा में नहीं जाना है। यात्रा में जो भी कुछ आपको असुविधा होती है तो आप मैनेजमेंट को बता सकते हैं, लेकिन दुखी होकर, कष्टी होकर, परेशान होकर, क्रोधित होकर इस प्रकार से यात्रा को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने धाम में आपको बुला रहे हैं, और अपने धाम में आपको क्या दिखाना है ये भगवान की मर्जी है, क्योंकि भगवान मालिक हैं, उनका घर है। उनके घर में कौन से लीला स्थलियों को दिखाना है, ये उनकी इच्छा है। इसलिए आखिर दिन में अगर समझो सब स्थान हो गए जो प्लान किया था, तो बहुत भाग्य की बात है। लेकिन वो जो वर्षा हुई, या ट्रैफिक जैम हो गया, या और कोई कर्फ्यू लग गया, या कोई, भारतवर्ष में तो अनेक प्रकार के घटनाएं होती रहती है, कभी कभी दंगे भी होते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है, कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो सकती है। तो इस वजह से कभी कभी यात्रा में निर्णय बदलने पड़ते हैं, यात्रियों की सुरक्षा का देखभाल करते हुए, सुरक्षा की विचार करते हुए निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो कुछ कुछ स्थान रद्द भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हमें ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके घर में उनको जो भी दिखाना है वही वो दिखाएंगे। जहां जहां उन लगता है कि हमारी जाने की योग्यता है, वहां ठाकुर जी ले जाएंगे, अपने घर का परिचय करेंगे, अपने घर का लीला स्थलियों का दर्शन कराएंगे हमें। जैसे कि अगर आप मेरे घर पे आते हो, तो मुझे आपको कहाँ बिठाना है ये मैं तय करता हूँ। आप नहीं तय करते कि मैं आपकी इस बेडरूम में जाके सो जाता हूँ, मेरे आपको वो बेडरूम बेडरूम के बाथरूम को यूज करना है मुझे, ऐसे नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि घर के स्वामी का आदर करते हुए, घर का स्वामी मुझे कहाँ बिठाएगा, कहाँ खिलाएगा, कहाँ सुलाएगा, ये घर के स्वामी का अधिकार है। उसी प्रकार से भगवान का धाम, भगवान का घर है, निज धाम, और वो हमें, उनकी क्या इच्छा है उस समय हमारी योग्यता के अनुसार वो निर्णय लेते हैं, और उनकी इच्छा से दर्शन होता है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा, क्या कहते हैं ना, आतंकवादी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अरे भगवान, हम इतना दूर आए, पता नहीं कब आएंगे, अभी आपने दिखाया नहीं, ये नहीं दिखाया, वो तो लिस्ट में लिखा था, वो तो दिखाया नहीं आपने। तो ये सब भावना को तैयार करते हुए यात्रा में जाना है। यात्रा तब सफल होती है जब यात्रियों की भावना सही होती है। यात्रा शरीर को धाम के लीला के क्षेत्र में पहुंचाकर सफल नहीं होती है। यात्रा यात्रियों के आत्म चेतना के आधार पर सफल या असफल होती है। तो ये जो हमारी अ, आज की मीटिंग है, वो आपके चेतना को तैयार करने के लिए है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा में आने वाले हर यात्री को 100%, 100% आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए, जो मिल सकता है। कोई भी किसी प्रकार के अलग धारणा से आकर उस भाग्य को, उस लाभ को चूकेगा, नहीं मिलेगा उसको, तो हमें बड़ा दुख होगा। इसलिए जैसे हम बैग भरते हैं ना, बैग में अभी सर्दी का मौसम आएगा, दिसंबर के बीच में सर्दी मध्य प्रदेश में बहुत जोरदार होती है, तो आप स्वेटर लेंगे, मफलर लेंगे, मोजा लेंगे, हाँ, कुछ दवाई लेंगे, गोली लेंगे,
किसी को दवाई जरूरत, दवाई लेंगे। तो वो हो गया बाहरी बाहरी तरह की तैयारी। और एक होती है आत्मा की, हृदय की तैयारी। उसमें थोड़ी सहनशीलता, थोड़ी तपस्या की भावना, थोड़े धन्यवाद की भावना, थोड़ी असुविधाओं को स्वीकार करने की भावना, थोड़े सहयोग करने की भावना, ये सब अपने हृदय के बैग में भरना चाहिए। इन्हीं सभी सामान से आपकी यात्रा सफल होगी। गर्म कपड़े लेंगे तो ठंडी से बचेंगे, और ये सारे जो मैंने बताए नाम अभी, वो लेके जाएंगे तो आध्यात्मिक वंचना से बचेंगे और आध्यात्मिक लाभ के खाते में प्रवेश करेंगे। मैं गुरु महाराज की सेवा में अभी जगन्नाथपुरी में भी, और विशेष रूप से वृंदावन में बहुत व्यस्त था। तो निरंतर मैं यात्रा के लिए प्रार्थना करता रहा, क्योंकि मुझे वृंदावन रस से हटकर रामचंद्र के रस में आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी वृंदावन, कभी नंदगांव, कभी बरसाना, कभी गोवर्धन, कभी गुरु जी की सेवा ब्रजवासी, कभी पिली पोखर, यही चल रहा था पूरा। फिर मैंने बहुत सारी प्रार्थना की, और हर रोज सवेरे मैंने गुरु महाराज का रामलीला पर प्रवचन सुना, बाथरूम में। उतना ही समय मेरे पास था। और आज ट्रेन में भी मैंने गुरु जी का प्रवचन सुनकर बहुत अच्छी नोट्स बनाए हैं। और मैं आपको मेरी तरफ से मैंने क्या क्या प्रयास किया वो बता रहा हूँ। कि सारे हेक्टिक शेड्यूल, जब सुबह उठने के बाद रात को सोने तक इतना व्यस्त रहा करता था मैं पिछले 23 दिन, तो उसके बीच में आधा घंटा समय निकालकर मैंने डॉक्टर गौरांग सुंदर प्रभु से संग किया। क्योंकि उन्हें चित्रकूट में कई साल निवास किया है डॉक्टर के रूप में, कई संतों का उनका परिचय है। तो उनसे आधा घंटा बैठकर मैंने पूरी मन से चित्रकूट की सैर की, पूरी। और सारे स्मृतियों को मैंने फ्रेश किया, नोट्स बनाए। आज सवेरे ट्रेन में भी नोट्स बनाए, क्योंकि आजकल ऐसा है ना, आधुनिक क्या कहते हैं, एडवांसमेंट के जमाने में नोटबुक और पेन और हिलती हुई गाड़ी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल खोलना है, एक फाइल खोलना है, फाइल में टाइप करना है फटाफट। तो कान में ईयरफोन लगाना है। जो महाराज जी का बॉक्स है, देखो ये जो बॉक्स है, इसको ईयरफोन लगाना है, कान में लगाकर हाथ में मोबाइल पकड़ के नोट्स बनाना है। एक पूरा मैंने आज 3 घंटा सवेरे 6:30 से 9 बजे तक के काम किया। कारण इसका यह है कि हम आपके सेवक हैं। धाम के यहाँ यात्रा में जाकर हम कथा करेंगे, लेकिन हम स्वामी नहीं है, हम सबके दास हैं। सभी यात्रियों की सेवा करने का हमारा भाव है। और सबसे बड़ी सेवा जो है वो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सहायता करना है। भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए प्रोत्साहन देना है। भगवान की कथा के माध्यम से भगवान का संग देना है, और लोगों को धाम में जाकर वहां पर भगवान के लीला से लोगों का परिचय कराना है। ये हमारी सेवा है। और हम चाहते हैं कि सारे यात्रियों को 100% इस यात्रा का आध्यात्मिक लाभ हो। आपकी भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बढ़े, उसकी वृद्धि हो। भगवान के नाम के जप के प्रति आपका आकर्षण और रुचि बढ़े। ये यात्रा का उद्देश्य होता है। प्रभु का दर्शन करके हमारी चेतना को शुद्ध करना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, भक्तों के साथ कीर्तन करना है, साथ में चलना है, साथ में रहना है, साथ में आगे पीछे जाना है। ट्रेन में भी साथ में मिलेंगे बहुत लोग आपको, उनका संग करते करते जाना है, शुद्ध आहार करना है। तो इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, ये न कि न प्रकार मन को राम, रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान, इनके चरणों में अपने आप को अर्पण करना है, प्रयास पूर्वक। और एक बात और मैं विनती करूंगा आपको। आप सब अपने अपने घरों में हो, कोई बम्बई में है, कोई पुणे में है, कोई भारत के किसी अन्य देश में, गांव में है। आपको 7 दिन के लिए ये थोड़ा पीछे छोड़ना है। वो वहां पर रहकर, कुछ लोग मैं देखा हुआ है कभी कभी शेयर मार्केट के विषय में फोन करते हैं, अरे मार्केट में क्या हुआ है, शेयर ऊपर गया, नीचे आया, बेचना है, खरीदना है, क्या हो रहा है, शेयर का जो इंडेक्स है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और बाकी सारा व्यवहार कोर्ट कचहरी करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि शरीर आपका धाम में है, लेकिन मन तो उधर ही है जहां पर था। तो ऐसे यात्रा करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं जानता हूँ कभी कभी इमरजेंसी आ सकती है, मेरे घर में भी
सासू जी लास्ट स्टेज में है। पहले यात्राओं में मेरी माँ लास्ट स्टेज में थी कभी कभी। उसके पहले बेटी मेरी लास्ट स्टेज में थी। ऐसे प्रकार के इमरजेंसी आ सकती है। लेकिन उसके अलावा अन्य जो चीजें हम टाल सकते हैं, जिसको कुछ समय के लिए बाजू में रख सकते हैं, वो जरूर रखना चाहिए। जैसे अपना क्लिनिक है, जैसे अपना जॉब है, उसको छुट्टी लेना है या बंद रखना है, या और कोई कार्य है उसको थोड़ा सा बाजू में छोड़ना है। ऐसे हमको देखना है कि हम हृदय से हृदय से यात्रा में रहे। हाँ, बहुत आवश्यक है ये। इसलिए अभी से आप निश्चय कीजिए कि हम तन मन आत्मा बुद्धि से धाम में रहेंगे। जितना हो सके यहाँ की दुकान बंद रखेंगे और धाम के लिए हमारा मन खुला रखेंगे। और सब लोगों को इसके प्रोत्साहन देंगे। यात्रा में कोई आते जाते समय ट्रेन में ये क्या कहते हैं उसको, प्रजल्प न करेंगे। प्रजल्प का अर्थ होता है दुनियादारी की चर्चाएं, बेफजूल की बातें, जिससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जैसे जिस नारियल से वो नारियल पूरा निकाल दिया गया है, केवल लकड़ी बाकी है, उसको भी घिसने से ना खाली आवाज होगा, और ज्यादा आवाज होगा पहले से, लेकिन नारियल तो नहीं निकलेगा उसमें से। करटी करटी बोलते हैं उसको, करंटी होते हैं ना, कितना भी घिसेंगे ना उसमें नारियल निकलेगा नहीं, लकड़ी की पाउडर निकलेगी। तो उसे प्रजल्प की तुलना की गई है। वो आवाज, वो ध्वनि, जो चर्चा, उसमें से आत्मा को कोई लाभ नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यात्रा में जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान के विषय में चर्चा करना चाहिए, भक्ति के विषय में चर्चा करनी चाहिए। भक्ति के विषय में बोधयंत परस्परम कथयंत तु माम तुभ्यम। एक दूसरे को ट्रेन के सफर में, बस के सफर में क्या देखा, क्या सुना, उसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। कैसा जप हुआ, जल्दी उठ पाए कि नहीं पाए, अच्छी तरह जप कर पाए कि नहीं पाए, जप में आए थे कि नहीं आए थे। ऐसे विषय में चर्चा करें जो हमारे आध्यात्मिक अनुकूलता के लिए आवश्यक है। आप सब लोग इतना खर्च करके, समय निकाल के, छुट्टी निकाल के, धन का त्याग करके, समय का त्याग करके भगवान के चरणों में शरण करने के लिए आ रहे हैं। और फिर ये सब करते समय, इतना सब करने के बाद, यहाँ वहाँ की, बम्बई की शेयर मार्केट की और कहीं इंग्लैंड अमेरिका की बातें कर रहे हैं, तो हम ही अपने संकल्प को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये आपको अनुरोध है कि अपना फोकस बनाए रखिए, चित्त को एकाग्र कीजिए। जिस उद्देश्य के लिए गए हैं, उस उद्देश्य को सफल करने के लिए अपने मन को लगाइए। उसको कहते हैं संकल्प। और इस संकल्प के लिए हम लोग यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। इसका यज्ञ करने का भी कारण एक ही है कि आप सबके भावनाओं की आहुति हम भगवान के चरणों में अग्नि के रूप में अर्पण करेंगे, अग्नि को अर्पण करेंगे। और ये संकल्प करेंगे कि हम जितने भी 5 दिन धाम में हैं, और आने जाने के 2 दिन सफर में हैं, क्योंकि जब निकलते हैं तो पहले मन वहां पहुंच जाता है कि मुझे किधर को जाना है। तो मन से आप 7 दिन रहेंगे, 7 दिन मन को वहीं रखिए, वहीं रखिए प्रयास पूर्वक। यहाँ वहाँ की बेफजूल की बातें मत कीजिए। किसी को स्वीट नहीं मिला, किसी को पकौड़ा नहीं मिला, किसी को ये नहीं मिला, तो पहुंचते पहुंचते राइस खत्म हो गया, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। क्योंकि हम वहां पर अच्छा भोजन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वहां भोजन कर रहे हैं क्योंकि हमको भोजन की जरूरत है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन करने के उद्देश्य से वहां नहीं जा रहे हैं। स्वादिष्ट रामचंद्र प्रभु की लीला सुनने के लिए जा रहे हैं निश्चित रूप से। वो सुनाई नहीं पड़ा, आवाज कम पड़ा, साउंड सिस्टम बराबर नहीं, ये चर्चा कर सकते हैं कि प्रभु जी हमें सुनाई नहीं पड़ा, प्रभु जी साउंड सिस्टम ठीक करो, ये सही बात है। ये नहीं मिला तो आपको चर्चा करनी है, कंप्लेंट करनी है। लेकिन बाकी सब बातें जो है वो क्या कहते हैं उसको, बाय द वे बाय प्रोडक्ट्स है। हमको सोना है इसलिए एक कमरा लिया हुआ है, हमको भोजन करना है इसलिए कुछ भोजन की व्यवस्था की गई है, हमको बहुत जगह जाना है इसलिए बस की व्यवस्था की गई है। ये बाय द वे एक सपोर्टिंग अरेंजमेंट है। लेकिन मेन अरेंजमेंट जो है वो प्रभु के धाम की लीला का श्रवण है, प्रभु के धाम का दर्शन है, प्रभु के धाम की प्रार्थना है, भक्तों का संग है, भक्तों की सेवा है। तो मुझे इतना ही कहना था। बाकी जितने भी स्थान हम जाएंगे, उस सभी स्थानों की तैयारी लगभग हो चुकी है। तो उसकी पढ़ाई करने के लिए अभी मुझे 11, 12, 13 और 14 और 15 और 16 कितने दिन प्रभु रामचंद्र की कृपा से मिल रहे हैं। और मैं पूरी तरह से 100% इसी तैयारी में लगा रहूंगा।
ये मेरा आपके लिए वादा है। और फिर एक बार कहता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, और हर प्रकार से आपकी यात्रा आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे सफल हो, यही मेरा एकमात्र चिंतन है। मेरे लिए नंबर की ज्यादा जरूरत नहीं है कि 1,000 यात्री होने चाहिए, 2,000 होने चाहिए, या 100 होने चाहिए, 200 होने चाहिए। जो भी श्रद्धा पूर्वक आ रहे हैं, तो सब लोगों को अच्छी तरह से प्रेरणा देकर प्रभु प्रभु की कृपा उन पर कैसी अधिक से अधिक हो जाए, यही हमारा एकमात्र चिंतन है, था और आगे भी रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी दिसंबर के बीच का समय है, बहुत कड़ाके की ठंडी वृंदावन में पड़ी है, और अयोध्या, चित्रकूट, मध्य प्रदेश सब जगह पड़ी हुई है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आज से ही आपको आपकी तीव्र प्रार्थना आरंभ करनी है। ये प्रार्थना करनी है कि जो भी 7 दिन मैं धाम में निकालने वाला हूँ, निकालने वाली हूँ, आपका आरोग्य स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो आपको, कोई आपके घर में दुर्घटना ना हो, कोई कठिनाई ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि जब दुर्घटना होती है या बीमार पड़ता है आदमी, या उसका मोबाइल चोरी होता है, या उसका पिक पॉकेट होता है, कोई जेब जेब कतरा उसका जेब काट के चला जाता है, उसकी कुछ चोरी होती है, तो मन बहुत दुखी होता है और धाम से हट जाता है। मेरी भांजी एक बार बरसाने आई थी, उसका मोबाइल चोरी हो गया। वो इतनी परेशान रही 4 दिन कि धाम का जो लाभ है वो ले ही नहीं पाई, क्योंकि परेशान ही रही हो, क्योंकि उसका मोबाइल गया। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो हमारे मन को विचलित कर सकती है, हमारे भगवान के ध्यान से अपने आप को हटा सकती है, आरोग्य बना रहे और कोई दुर्घटना हो, ये प्रार्थना आज से ही करना। और आज से ही खान पान ऐसा रखना कि आप स्वस्थ रहे, अच्छी तरह सोएं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें, उट पटांग न खाएं, सफर में भी न खाएं, बाहर का घर से लाकर स्वच्छ अन्न खाएं। और धाम में भी क्या कहते हैं उसको, बैलेंस मात्रा में प्रसाद पाएं, ज्यादा भी ना पाए, कम भी ना पाए, ताकि स्वास्थ्य बना रहे। और समय पर सो जाएं, देर रात तक गप्पे लड़ाते हुए जगे न रहे। जप में उठे, जल्दी उठकर जप में आ जाएं, लेकिन कमरे में जाकर बहुत समय तक अ, बातें करते हुए न गवाएं, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रभु हम पर कृपा करें। ये मेरी आपको नम्र विनती है। बाकी सारा जो समालोचन है वो हमारे मूल राम प्रभु जी करेंगे, और उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने दिया हुआ जो ओरिएंटेशन है वो स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन था। लेकिन वहां पर क्या स्थिति है, कहाँ उतरना है, कहाँ बस होगी, कहाँ रिक्शा होगी, कहाँ खाना होगा, कहाँ बैठना होगा, कहाँ सत्संग होगा, किस प्रकार से आना है, किस प्रकार से जाना है, ये पूरी रिसर्च जो है ना हमारी टीम करती है। और जितना हो सके उतनी सारी जानकारी आपको पहले से ही देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको कोई प्रश्न मन में बचे नहीं कि इसका क्या है, वो कहाँ जाना है, किधर जाना है, कौन सा होटल है, कितना दूर है, स्टेशन से कैसे जाएंगे। ये सारी जानकारी परदेश में करना जरूरी होती है। और हमारी टीम ने 6 महीने पहले जाकर वहां पर ये पूरा रिसर्च किया है, आप लोगों के लिए पूरी डिटेल में जानकारी पिक्चरों के साथ तैयार की है। और जहां तक हो सके अच्छे प्रसाद, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा दर्शन, अच्छी कथा, ये सारी जो व्यवस्था है, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, ये सब इन लोगों ने किया है। तो मैं उनका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ, और आपको नम्र विनती करता हूँ कि उनका निवेदन आप ध्यान पूर्वक सुने। कुछ चाहे तो नोट नोट बनाएं उसको, अभी पेपर पेन लेकर उसको उतारें, और फिर ध्यान से सुनकर उसको वहां पर अमल करें। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा। Am I audible? यस, Hare Prabhu. Yes. Thank you, Prabhu. I'll share the PPT now. आपका परिचय भी दीजिए आप। Yes, Prabhu. हरे कृष्णा। मेरा नाम मूलराम दास है। मैं यात्रा का एक कोऑर्डिनेटर हूँ, और पिछले कई सालों से मैं विश्व प्रभु के साथ भक्तिवेदांत अस्पताल के इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ।
बहुत सारे यात्री, मैं अभी जब ये देख रहा हूँ मीटिंग, तो बहुत सारे नाम मुझे परिचित है। तो थैंक यू, आप बहुत सारे लोग फिर से आए हैं और बहुत सारे नए नाम भी मुझे दिखाई दिए हैं। तो अभी हम यात्रा के लिए जाने वाली क्या क्या तैयारियां हमें करनी है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है विश्व प्रभु डॉक्टर विवेकानंद चांदबाग, और हमारे यात्रा के जो प्रमुख कोऑर्डिनेटर है वो है अभिराम प्रभु, जिनका नाम है अरुण सिंह। बाद में मैं हूँ मूलराम दास, मेरा नाम है मनोज चौहान। और उसी के साथ और 4 मेंबर इस यात्रा कमेटी में है: रवि शिंदे प्रभु, रामचरित प्रभु, मनसुखा पांडे प्रभु एंड अभिषेक पांडे प्रभु। तो हम 6 लोगों की ये टीम है जो यात्रा के दरमियान आपको जो भी सहायता लगेगी वो सहायता, और आपकी जो भी यात्रा के अरेंजमेंट है वो हम करेंगे। इस स्लाइड पे हमने हम सभी के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। तो यात्रा के दरमियान ये पीपीटी हम ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। तो कभी भी आप किसी भी तरह से सहायता चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे यात्रा के स्पीकर जो है वो है विश्व प्रभु। अभी अभी उन्होंने यात्रा के लिए आपको कौन सी आध्यात्मिक तैयारी आपको करनी है, किस तरह से अपने मन को तैयार करना है, वो बताया है। हमारे ये है अभिराम प्रभु, जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, हमारे प्रमुख कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद मेरा चित्र है यहाँ पर। ऊपर है रवि शिंदे प्रभु, जो भक्ति वेदांत के स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। और आगे है रामचरित प्रभु, ये भी भक्ति वेदांत अस्पताल के स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। हमारी यात्रा जो है वो 17 तारीख को रविवार के दिन सुबह 11 बजे शुरुआत होगी, और हमारा यात्रा 21 तारीख को थर्सडे, वहां से गलती से संडे है, वो थर्सडे है, थर्सडे को 11 बजे समाप्त हो जाएगी। अब यात्रा के कुछ प्रमुख रूल्स है, उन रूल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि यात्रा के दरमियान किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे अंडा हो या प्याज लहसुन में बना हुआ खाना हो, चाय कॉफी, यात्रा के दरमियान किसी भी यात्री को नहीं दी जाएगी। और हमारा सारी यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा के दरमियान आप भी कहीं पर भी रास्ते में या कहीं पर भी कृपा करके चाय पीना या बाहर का खाना खाना ये आप अवॉइड कीजिए। दूसरा पॉइंट है, यात्रा के दरमियान किसी भी तरह की मद्यपान या सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, या किसी भी तरह के ड्रग्स, गुटखा, तंबाकू खाना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो सभी यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा है कि हम अभी जहां पर जा रहे हैं वो है चित्रकूट। चित्रकूट ये एक सिटी प्लेस है। हम में से बहुत सारे यात्री जो है वो मुंबई जैसे बड़ी सिटी में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन चित्रकूट मुंबई के तुलना में उतनी बड़ी सिटी नहीं है, वो एक छोटी सिटी है। तो वहाँ की जो सुविधा है वो उसी हिसाब से है। तो हमें वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे जो रहने की जगह है या बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो इस सिटी के हिसाब से कम होती है। तो हमें आप सभी से यही निवेदन है कि कुछ चीजें जो रहेंगी वो यात्रा कमेटी के कंट्रोल के पूरी तरह से बाहर रहेंगी, जहां पर हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। जैसे विष्णु प्रभु ने बताया कि ये जो हमारी यात्रा है उसे हमें यात्रा के मूड में उसी आध्यात्मिक तैयारी से करना है। ये किसी भी तरह की पिकनिक नहीं है। जनरली जब भी हम पिकनिक में जाते हैं तो अपने आप को सेंटर में रखते हैं कि मुझे किस तरीके से सारी चीजें मिले, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सकूं। लेकिन ये जो है वो यात्रा है, यहाँ पे हमारे भौतिक शरीर को नहीं तो हमारे मन को बहुत ही अच्छा आनंद हमको देना है। और इसी मूड में रहकर हमें ये यात्रा करनी है। यात्रा के दरमियान यात्रियों से निवेदन है कि किसी भी तरह का इंडिविजुअल प्लान नहीं बनाए। हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई दोस्त चित्रकूट में रहते हो, तो यात्रा के दिन आप सभी को सभी यात्रियों के साथ यात्रा करनी है।
यात्रा कमेटी को इन्फॉर्म किए बगैर आपको कोई भी इंडिविजुअल प्लान, जैसे रिश्तेदार के पास चले जाना, किसी दोस्त के पास चले जाना या किसी अन्य स्थान पे चले जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यात्रा का जो प्लान है उसी प्लान के हिसाब से आपको चलना है। कोई अन्य पूजा करने को जाना सेपरेटली? हाँ, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो कृपा करके आपसे निवेदन है कि जो प्लान आपके लिए यात्रा कमेटी ने बनाया है उसी पे आप चले। अब ड्रेस कोड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता पहनना है या कुर्ता पजामा पहनना है या पैंट शर्ट पहन सकते हैं। और जो औरतों है वो साड़ी पहन सकते हैं, या फिर पंजाबी ड्रेस विद दुपट्टा उनको पहनना है। ड्रेस कोड जो है वो बहुत जरूरी है कि आप उसे फॉलो करें। अगर ये ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता तो उस दिन यात्रियों को यात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हम सब ड्रेस कोड का इम्पोर्टेंस समझते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखा जाए तो दूर से ही जब हम कोई खादी वर्दी देखते हैं तो समझते हैं कि ये पुलिस है। जब व्हाइट कोट और स्टेटस्कोप देखते हैं तो समझते हैं कि ये डॉक्टर है। तो ड्रेस कोड एक तरीके से हमारी पहचान है, और वो हम क्या करना चाहते हैं या क्या हम है वो उससे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो निवेदन करते हैं कि हम यहाँ पर यात्रा में आए हैं, भगवान की शरण के लिए आए हैं, तो उससे अनुकूल जो ड्रेस कोड है वो हमें पहनना है। तो पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट। स्त्रियों के लिए साड़ी या पंजाबी ड्रेस विद दुपट्टा। अब हमने ये तो बताया कि क्या पहनना है, लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्या नहीं पहनना है। तो पुरुषों को जीन्स, बरमूडा, टी शर्ट, टाइट सी थ्रू ड्रेसेस या किसी और मॉडर्न टाइप के ड्रेसेस यात्रा के दरमियान नहीं पहनने हैं। उसी तरह से जो स्त्रियां हैं उनको भी स्लीवलेस टॉप्स या ब्लाउज या पैंट्स या जीन्स, बरमूडा, स्कर्ट्स, टी शर्ट, टाइट सी थ्रू ड्रेसेस या लो कट ड्रेसेस या किसी भी तरह के मॉडर्न ड्रेसेस जो है वो नहीं पहनने हैं। स्त्रियों से एक विशेष निवेदन है कि कृपा करके आपकी जो केश है वो ठीक तरीके से बांध के रखने हैं, उन्हें खुला नहीं रखना है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके जो ड्रेस आप पहनाएंगे आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि आप उन ड्रेसों पे किसी भी तरह के वर्डली स्लोगन या मैसेजेस या पिक्चर्स, ऐसी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, भौतिक मैसेजेस नहीं होने चाहिए। तो निवेदन है कि कृपा करके आप बच्चों को ढंग के कपड़े पहनाएं। अगर हो सके तो कुर्ता पजामा या उससे रिलेटेड जो भी सोबर कपड़े हैं वो उन्हें पहनाइए। जो भी यात्री इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा उस दिन के लिए वो यात्री उस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो सभी से निवेदन है ड्रेस कोड्स को सभी को ठीक से फॉलो करना है। अगली कुछ प्रिकॉशंस। आपकी जो बैग है, लगेज की जो बैग होगी, उस लगेज के बैग पर बड़े अक्षरों में आपका नाम और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। यात्रा के दरमियान जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका लगेज इधर उधर हो सकता है, तो उस वक्त आपके नाम और मोबाइल नंबर से इस आपके जो लगेज है उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। जब आप वहां पर जब मानिकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से हम अगला सफर करेंगे, तो उस वक्त आपका ये पूरा जो लगेज है वो एक साथ डिक्की में या बस के ऊपर रखा जाएगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो सेम बैग्स हो जाती है, और जब वो बैग उतारी जाती है बस में से, अनलोड की जाती है, तो यात्रियों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उनकी बैग कौन सी है। और उस स्थिति में जब तक वो बैग पूरी तरह से खोलकर अंदर देखा नहीं जाता तब तक आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बैग किसकी है। तो इसलिए अपना समय बचाने के लिए और किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस बचाने के लिए, या अगर आपकी बैग कभी खो जाती है तो यात्रा कमेटी या दूसरे यात्रियों को वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप बड़े अक्षरों में ठीक तरीके से आपका नाम और मोबाइल नंबर आपके बैग पर लिख देंगे। तो आप कोई स्टिकर या कोई पेपर अपने बैग पर लगा सकते हैं जिस पे ठीक तरीके से बड़े अक्षरों में आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा। सारे यात्रियों को ये ध्यान रखना है कि
आपने जब यात्रा की पेमेंट की है तो आपको यात्रा की रिसीट दी गई होगी। तो वो जो यात्रा की रिसीट है वो आपको अपने साथ में रखनी है। हो सकता है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास हो, या मोबाइल पे रवि प्रभु ने आपको भेजी हो, तो वो कॉपी भी चलेगी। जब आप वहां पर पहुंचेंगे चित्रकूट में, तो हम सभी को एक यात्रा बैंड देने वाले हैं। जो यात्रा बैंड आप नीचे दिख रहे हैं, तो इस यात्रा बैंड पे हमने दो नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर जो होगा वो अभिराम प्रभु का होगा, दूसरा नंबर जो होगा वो जो मेरा होगा। यात्रा के दरमियान आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, तो आपके यात्रा बैंड के ऊपर ही हमारे नंबर होंगे, जिस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको जो भी सहायता चाहिए आप हमसे ले पाएंगे। उसी तरीके से जब भी हम वहां पर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर प्रसाद लेंगे, तो ये यात्रा बैंड देखकर ही यात्रियों को उनका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट प्रसाद दिया जाएगा। जिस तरीके से हम चित्रकूट पे यात्रा करना जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे दूसरे यात्री भी आते हैं। तो हमने जो प्रसाद की अरेंजमेंट की है वो हमारे यात्रियों के लिए की है, और हमारे यात्रियों को पर्याप्त तरीके से उनका प्रसादम मिले, तो इसीलिए हम ये आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पर उसे यूज करते हैं। अदरवाइज ये प्रसाद किसी और को चला जाएगा और हमारे यात्री भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए हम ये ध्यान देते हैं कि सबके हाथ में बेल्ट होना जरूरी है, और जिनके हाथ में बेल्ट है उनको ही प्रसाद हम देते हैं। अब चित्रकूट में बहुत ही कम टेम्परेचर है, जो विष्णु प्रभु ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहां पर कम टेम्परेचर, मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पे बहुत ही ठंड है। तो बच्चे ठंड थे के वो हिसाब से हमने ओके। बलराम प्रभु अपना ऑडियो ऑन करो। हरे कृष्णा, ऑडिबल नाउ? हाँ। तो ठंड के हिसाब से हमने ये चित्र में कुछ जरूरी चीजें आपके लिए रखी है। एक तो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्वेटर, आपके जो पैर के मोजे, आपके सर की कैप, आपके हैंड ग्लोव्स, और आपके कपड़ों के अंदर आप ये इस तरीके से वार्म क्लोथ्स पहन सकते हैं, जिससे इनर आपको, इनर थर्मल क्लोथ। यस, इनर थर्मल क्लोथ्स आप पहन सकते हैं, जिससे आपको वहां पे ठंडी में थोड़ी सहायता मिलेगी। तो सभी से ये निवेदन है कि अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उस तरीके से गर्म कपड़े अपने साथ में रखिए। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, और हम में से बहुत सारे यात्री जो है बम्बई में रहते हैं, हमें इतने ठंड की प्रैक्टिस नहीं है। और जहाँ पर हम जा रहे हैं वहां पे बस में भी बहुत ठंडी ठंडी हवा होगी, हर समय कम टेम्परेचर होगा। तो पूरी तरीके से अपने आप को ठंड से बचाने के लिए जो भी प्रोटेक्शन आप लेना चाहते हैं, हमने हमारे तरफ से कुछ रखे हैं। आप शॉल ले सकते हैं, आप आपके कान ढकने के लिए या कुछ एडिशनल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो वो पूरी व्यवस्था अपने साथ आप रख लीजिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी फूड। तो हो सकता है कि आप में से कुछ यात्री जो है वो कुछ दवाइयाँ रेगुलर लेते हो, लेकिन हमारे जो ब्रेकफास्ट का समय है, जो जनरल टाइमिंग्स है, तो सुबह इन जनरल 7 से 8 के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट होगा। लंच के टाइमिंग जो है 1:30 से 2:30 बजे तक होगा, और डिनर टाइम जो है वो 7:30 से 8:30 बजे का, ये इन जनरल हमारा टाइम होगा। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ खाकर दवाई लेते हो और दवाई का आपका टाइम हो 10 बजे का, लेकिन उस वक्त किसी भी तरह का ब्रेकफास्ट या और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती यात्रा की तरफ से। तो आपसे निवेदन है कि कुछ इमरजेंसी फूड अपने साथ में खाना कुछ रख ले, जो खाकर आप आपकी जो दवाइयाँ है वो आप सही समय पर ले सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ अच्छी क्वालिटी की वाटर बॉटल रखिए। आप जो चित्र में हमने दिखाई है वो कुछ प्लास्टिक की, मतलब अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक जिसे हम थ्रो नहीं करते, ऐसे अच्छे क्वालिटी की बॉटल्स आप रख सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप अपने साथ थर्मास भी कैरी कर सकते हैं। अभी आजकल ये सुविधा उपलब्ध है कि हम छोटे
वाटर हीटर अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप करीब 1 से 2 लीटर पानी आप आराम से गर्म कर सकते हैं। और अगर आप थर्मास कैरी करते हैं तो उसमें वो गर्म पानी भरकर आप अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी चाहे वो गर्म पानी आप पीकर अपने आप को थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी यात्री जिन्हें भी जैसे फिजिबल हो उस तरीके से ये सुविधा अपने लिए कर सकते हैं। तो यात्रा कमेटी निवेदन करती है, कृपया जो से हम थ्रो करते हैं ऐसी प्लास्टिक की बोतल यूज ना करें, रादर अच्छी क्वालिटी की ये प्लास्टिक की बोतल, और अगर आपको फिजिबल है तो आप अपने साथ थर्मस कैरी करें। साथ में ही कृपा करके वो गर्म पानी के लिए आजकल जो छोटे वाटर हीटर्स अवेलेबल है, जो 230 वोल्ट नॉर्मल बिजली पे चलते हैं और एक 3 से 4 मिनट में आपको पानी गर्म करके देते हैं, जो आप अपने साथ अगर चाहिए तो रख सकते हैं। यात्रा में बिस्लरी पानी खरीद कर नहीं पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी तरफ से आपको फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। हरे कृष्ण। अगली सूचना है टिफिन बॉक्स। तो हो सकता है कि आपका ब्रेकफास्ट करने का समय कुछ अलग हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है कोई यात्री सुबह ब्रेकफास्ट ना करे, या किसी भी कारणवश वो बीमार है, या किसी भी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते और आपको वो थोड़ी देर बाद या बाद में करना है, तो आप अपना टिफिन बैग कैरी कर सकते हैं, और वो जो भी प्रसाद है आप अपने टिफिन में रख सकते हैं, और फिर आपकी जरूरत के हिसाब से आप बाद में उस टिफिन को खा सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट तो दो है। एक तो आप ओडोमॉस जैसी सुविधा है, आप क्रीम अपने आप को लगा सकते हैं। दूसरी है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक मॉस्किटो रिपेलेंट अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए आप नॉन इलेक्ट्रिक, जो जैसे कि कछुआ छाप या जो भी आते हैं, कॉइल्स जो होती है मॉस्किटो कॉइल्स, वो भी अगर आप सेफ्टी के लिए रखना चाहें, इनमें से कोई भी एक चीज जिससे आप कन्वीनियंट हो वो आप अपने साथ रख सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न हमने देखा है। बहुत बार मच्छर की वजह से अच्छी नींद नहीं होती, और अगर अच्छी नींद नहीं होती तो अगले दिन के शेड्यूल पे उसका अफेक्ट होता है। तो निवेदन है कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आप जो भी कन्वीनियंट माने, या तो ओडोमास जैसी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या इलेक्ट्रिक क्रीम या कॉइल आप अपने साथ रख लीजिए, ताकि आपको रात के समय बिना मच्छर एक अच्छी नींद लेने को मिले। निवेदन है कि सभी लोग अपने साथ एक नोटबुक और पेन कैरी कीजिए। जब भी विश्व प्रभु कथा करते हैं तो उस कथा में उन स्थानों का पूरा डिटेल वर्णन उन स्थानों का आता है। उसी तरीके से जिस जिन जगहों पर हम दर्शन करने जाते हैं वहां पे जो डीटीज होती हैं, जो भगवान के विग्रह होते हैं, उस बारे में भी बहुत सारे डिटेल्स वहां पर बताए जाते हैं। उसी के साथ में जिन मंदिर में हम जाते हैं वहां के भी बहुत सारी डिटेल्स उन कथाओं में बताए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए ठीक उनके विग्रह के सामने खड़े होते हैं, तब हमें वो बातें याद नहीं होती, हम भूलने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो बातें हमने हमारे नोटबुक में लिखी हुई होती है, तो कभी भी उसे तुरंत उसे देखकर हम याद कर सकते हैं कि अच्छा, ये विग्रह ऐसे ऐसे है, उसका कारण ये है, या उसकी ये अद्भुत लीला है। आपको तुरंत उन सारी चीजों का स्मरण हो जाएगा, और जब आप भगवान के विग्रह के सामने खड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप वो दर्शन कर पाएंगे। आपको वो कथा भी याद होगी, आपको सारी डिटेल्स भी याद होंगे, और आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। उसी के साथ नोटबुक और पेन आपकी और एक सहायता करेगी। कभी कभी ये हो जाती है कि कथा सुनने के लिए निद्रा देवी भी वहां पर आ जाती है, और वो निद्रा देवी हमें वश करने लगती है, तो हमें फिर नींद आने लगती है। लेकिन अगर हम यात्रा के दरमियान अपना पेन और नोटबुक में कंटिन्यूस नोट बनाते रहते हैं, तो निद्रा देवी हम पे किसी भी तरह का असर नहीं करती। हम अलर्ट रह के बहुत ही अच्छी तरीके से सारा जो कथा है वो ठीक से सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। हम जब चित्रकूट धाम में जाएंगे तो हमारे तरफ से हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जितने भी हो सके वहां पे प्लास्टिक वेस्ट नहीं डालें। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है। इट्स वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट है डिग्रेड होने के लिए। तो हमारे तरफ से हमारा ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम हो सके उतना कम ये प्लास्टिक वेस्ट हमें यहाँ पर धाम में डालना है। हम तो चाहते हैं बिल्कुल ही ना डालें, लेकिन
हम ये भी साथ में कहते हैं कि अगर बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो मेक इट अ पॉइंट कि आप जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम आप वेस्ट वहां पर फैलाइए। अब यात्रा की बस की कुछ अरेंजमेंट्स, हमने सारे यात्रियों का एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है। उस डेटा में हमने आपकी जो जिस ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका डेटाबेस हमने बनाया है। तो हमें इस बात का अभी नॉलेज है कि कौन से यात्री, कितने यात्री कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप लोग जो है, आप मानिकपुर रेलवे स्टेशन, हमारे से मोस्ट ऑफ द यात्री जो है वो मानिकपुर रेलवे स्टेशन आने वाले हैं। और मानिकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बसेस में बिठाकर हम आपको चित्रकूट आपके होटल के पास ले जाएंगे। अब मानिकपुर से आपको चित्रकूट पहुंचने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, और आराम से हम 1 से 1.5 घंटे में हमारे होटल तक पहुंच जाएंगे। जो ट्रेन हमने सजेस्ट की थी, वो ट्रेन, उसमें से एक ट्रेन 5:30 बजे आती है, दूसरी ट्रेन जो है वो 7:30 बजे आती है। तो वो हिसाब से हमने ये प्लानिंग किया है कि हमारी जो 4 बसेस है उसमें से जो जो लास्ट बस होगी वो 8:45 को हम मानिकपुर रेलवे स्टेशन से निकाल देंगे। अब हमने जो पिछले कुछ दिनों में स्टडी किया है, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि अ, ठंडी की वजह से ट्रेन जो है वो बहुत लेट चल रही है। तो कभी कभी 5:30 बजे जो पहुंचने वाली ट्रेन होती है उसे पहुंचते पहुंचते 8 या 9 भी बज जाते हैं। तो हमारी यात्रा कमेटी है वो कंटिन्यूअसली ये जो शेड्यूल होगा उसको ट्रैक करेगी, और हम ये ध्यान देंगे कि अगर आपकी ट्रेन डिले हो रही है तो वो हिसाब से हमारा प्लानिंग होगा, और वो हिसाब से हम ध्यान रखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को एकोमोडेट कर सके। लेकिन अगर सारी ट्रेन समय पे चल रही है, जैसे 5:30 बजे आने वाली जो एक मेजर है जहाँ पे यात्रीज है, और दूसरी एक ट्रेन है जो 7:30 बजे पहुंच जाती है जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द यात्रीज आ जाते हैं, तो आपको फिर उतरने के बाद फिर आपका लगेज लेकर स्टेशन से बाहर आने के लिए हमने कुछ समय कंसिडर किया है। फिर वहां से आने के बाद आपका जो लगेज है वो सारे बसेस में लोड किया जाएगा। अब लगेज बस में कैसे लोड करना है वो इंस्ट्रक्शन आप ग्रुप में आपको दे देंगे, और उसी तरीके से आप वहां से पहुंचेंगे तभी भी हम आपको वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो संक्षेप में, मानिकपुर से चित्रकूट जाने वाली जो बस है, आखिरी बस, वो 8:45 को वहां से निकल जाएगी। हमारा ये अजम्पशन है कि सारी चीजें समय पे हो, जैसे 5:30 बजे आने वाली ट्रेन 5:30 बजे आ जाए, 7:30 बजे आने वाली ट्रेन 7:30 बजे आ जाए। अगर वो समय पर नहीं चलती, अगर वो लेट हो रही है, तो हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। वो हिसाब से जो भी सूचनाएं हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहेंगे। उस दिन कृपा करके आप ग्रुप पर ध्यान रखिए, सारी डिटेल्स जो है वो हम ग्रुप पर आपको भेजते रहेंगे। अगर सारी बसेस मान लीजिए निकल जाती है, कुछ यात्री ऐसे भी है, बहुत ही कम यात्री है ऐसे, लेकिन है कि वो लेट आते हैं, तो अभी हम उन यात्रियों के लिए सारे बसेस को रोक के नहीं रखेंगे, सारी बसेस तो चली जाएंगी। उसके बाद जो यात्री पहुंचते हैं तो उनको मानिकपुर से चित्रकूट आने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की जरूरत पड़ेगी। तो मानिकपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको रिक्शा अवेलेबल है, आपको जीप अवेलेबल है, या अगर आप कोई प्राइवेट व्हीकल करना चाहे तो वैसे भी सुविधा अवेलेबल है। इस स्लाइड पे मैंने चित्रकूट के योगेश जी जो है उनका नंबर मैंने रखा हुआ है। इनकेस आप चाहते हैं कि आप लेट पहुंच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए एक व्हीकल अरेंज किया जाए, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ये जो है वो बेसिकली आपको जो व्हीकल चाहिए वो आपको, जो भी उसकी पर्याप्त लक्ष्मी है, उसके जो पैसे हैं वो आपको इनको देने हैं, और वो देके वो आपके लिए वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। हरे कृष्णा, एक प्रश्न है, अभी बता दीजिए कि अप्रोक्सीमेट उसका कॉस्ट कितना होता है, तो लोग सब लोग बराबर से बस में आएंगे। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि हम एक एक स्कॉर्पियो अगर आप गाड़ी मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो आपको करीब 1,500 रुपए उसके लिए लगते हैं। तो 5 लोग या 6 लोग बैठ सकते हैं, साथ में उनका लगेज भी आप रखकर आप जा सकते हैं। तो वो सुविधा जो है करीब
1500 रुपए में उपलब्ध होती है। तो जैसे भी बॉम्बे में हमारे यहाँ पर उनके फिक्स रेट होते हैं, हर जैसे कि हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो जो मीटर पे रेट होता है उस मीटर के रेट के हिसाब से हम बॉम्बे में पैसे पे करते हैं। लेकिन चित्रकूट में ऐसा कोई मीटर नहीं है। वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कॉस्ट बदलती है। तो हो सकता है कि आपको उस दिन अगर आप लेट पहुंचते हैं तो रिक्शा या जीप या जो फैसिलिटी आप ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बार्गेन करके उनके साथ डिस्कस करके रेट के बारे में डिसाइड करना होगा। फिक्स रेट बताना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे मैंने एक अंदाजा आपको दिया है कि बड़ी गाड़ी आप अगर हायर कर रहे हैं तो करीब 1500 रुपए के आसपास पैसे आपको लग सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट दिन जब हम चित्रकूट पहुंचेंगे 17 दिसंबर को संडे को, तो पहले ही दिन वहां पर विश्व प्रभु यज्ञ करने वाले हैं। इस यज्ञ में 30 यात्रियों को सम्मिलित किया जाएगा, मतलब वो प्रभु जी के साथ यज्ञ कर सकते हैं। सभी बाकी के यात्री है वो वहां पर यज्ञ में आके उस साथ में बैठकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो 30 यात्री है, मतलब जो 30 यात्री है जो विष्णु प्रभु के साथ यज्ञ में बैठेंगे और उस दिन यज्ञ भी करेंगे, तो उनसे निवेदन है कि अगर आप में से कोई इच्छुक है तो आप कृपया रवि प्रभु से इसके लिए कांटेक्ट कीजिए। यज्ञ से संबंधित जो भी सामग्री या जो भी दान या जो भी चीजें हैं जो आपको यज्ञ के लिए लगेंगी, उसकी सारी अरेंजमेंट हमारे रवि प्रभु कर देंगे। और इसके लिए आपको 500 रुपए की लक्ष्मी जो है रवि प्रभु को देनी होगी, जो आप चित्रकूट में रवि प्रभु को दे सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस यज्ञ में विष्णु प्रभु के साथ वो परफॉर्म करना चाहते हैं यज्ञ को, तो आप रवि प्रभु से कांटेक्ट कीजिए और अपना नाम उन्हें दे दीजिए। बाकी सभी यात्री जो है हम सभी लोग सभी इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, और बाकी सब जो है वो वहां पर हम यज्ञ में बैठेंगे और उस यज्ञ का अनुभव होंगे। ये कुछ फोटोग्राफ्स है ताकि जब आप आपके होटल के पास पहुंचेंगे तो आपको एग्जैक्टली आपका होटल दिखता कैसे है वो समझने के लिए हमने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हैं। आपके होटल्स का जो एग्जैक्ट लोकेशन है गूगल मैप है वो हम ग्रुप्स पर भेजेंगे, ताकि फिर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उस मैप से एग्जैक्टली आपके जगह पर पहुंचा जा सकता है। तो ये है होटल मयोदया रेसिडेंसी, ये है होटल अनुज रेसिडेंसी, और ये जो है होटल श्रीधर। तो हमारी जो कथा की व्यवस्था है वो इस होटल में की गई है। उसी तरीके से हमारा प्रसादम और विश्व प्रभु की भी जो कथाएं होंगी तो इसी होटल के यहाँ पर एक हॉल है, उस हॉल में हमारी कथा और उसी तरीके से ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये सारी व्यवस्था हमने इस होटल श्रीधर में की हुई है। हमारे कुछ यात्री होटल श्रीधर में भी है, कुछ होटल अनुज में है, कुछ होटल मयोदय में है। ये तीनों होटल जो है वो एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है। हार्डली 50 to 100 मीटर्स का डिस्टेंस पे ये तीनों होटल एक दूसरे से नजदीक ही है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर होने के कारण आप आराम से कथा हो या अपना प्रसाद पाना हो आराम से पहुंच सकते हैं। उसके लिए कोई रिक्शा या कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वॉकिंग कर कर इन जगहों पर पहुंच सकते हैं। एक बार हम चित्रकूट पहुंच गए तो हर दिन हम अलग अलग स्थान देखने के लिए जाएंगे, और ये जो स्थान है उसमें हम बसेस से जाएंगे। तो बस में जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी यात्री किसी भी बस में चढ़ सकता है, और जो पहला आएगा वो अपने हिसाब से सीट पा सकता है, जिसे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कहते हैं। तो जो पहला आएगा उसे जो मनचाही सीट है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये सब करने का कारण ये है कि बहुत बार हमने ये देखा है, हमारे कमेटी का ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि पहले हम फिक्स बस और फिक्स सीट नंबर भी हुआ करते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ यात्री पीछे रह जाते हैं और वो खाली 2 या 3 यात्रियों के लिए पूरी की पूरी बस वो अगले स्थान जा ही नहीं पाती, वो उधर ही खड़े रहती है।
क्योंकि वो यात्री रह गए घर के। तो अभी हमारे बहुत सालों के अनुभव के बाद हमने ये अभी प्लान ऐसे बनाया है कि हम कोई भी बस नंबर फिक्स नहीं रखेंगे। जैसे ही यात्री आते हैं तुरंत बस भर दी जाती है और वो बस आगे निकल जाती है। तो जो भी यात्री है समय पे आते हैं, समय पे दर्शन करते हैं, समय में बस पर बैठ जाते हैं, वो हर जगह पर समय पे बैठते हैं, पहुंचते हैं और उनको अच्छी तरीके से दर्शन, जो जो स्थान हम जा रहे हैं वो करने मिलता है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि कृपया जो भी शेड्यूल बना है, जो भी आपको समय दिया गया है, उसी समय में आप दर्शन कीजिए और उसी हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पर यात्रा करेंगे। और फिर से मैं कहूँगा, बस नंबर सीट नंबर फिक्स नहीं है, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उस सीट का अलोकेशन किया जाएगा। ये जो बस यात्रा है, ये आप स्टेशन से चित्रकूट की बात कर रहे हैं कि यात्रा के अंतर्गत बस की सेवा की बात कर रहे हैं? अभी जो मैंने बात की है वो यात्रा के अंतर्गत बसों के बारे में बोला है। जिस दिन आप आएंगे, मतलब 17 तारीख को जब आप सुबह मानिकपुर रेलवे स्टेशन आएंगे, उसकी जो सूचना है वो मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको दे दी है। ये वाली वो सूचना है। तो डे 1 को जब आप मानिकपुर पहुंचेंगे, तब आपकी बस नंबर फिक्स होगी और वो लिस्ट हम ग्रुप पर डालेंगे और उसी लिस्ट के हिसाब से आपको अपने बस में चढ़ना है। इसके पीछे विशेष प्रयोजन ये है कि जब आप पहले दिन पहुंचेंगे, आपके पास बहुत लगेज होगा, तो हम आश्रम के हिसाब से आपको छोड़ देंगे। तो अगर हो गया, मान लीजिए जिसका आश्रम सबसे पहले आने वाला है, उसका लगेज बस में एकदम अंदर रखा हुआ है, तो वो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि बाकी सब लगेज उसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो हमें आपको तब वो इंस्ट्रक्शन हम आप देंगे कि जिसका आश्रम सबसे पहला आएगा, उसका जो लगेज लगेज होगा वो सबसे लेट लोड होगा। जिसका आश्रम सबसे लेट आने वाला है, उसका लगेज जो है हम सबसे पहले लोड कर देंगे। तो वो जो सूचना है वो ग्रुप पर आ जाएंगी और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो बस के यहाँ पर उपस्थित होंगे। वो सारी सूचनाएं आपको उस दिन दी जाएंगी। तो डे 1 जब आप मानिकपुर पर है, तब आपका बस नंबर फिक्स है। लेकिन जब हमारे आप चित्रकूट पहुंच गए और फिर चित्रकूट में जो भी आप जहां पर भी आप जा रहे हैं, वो बस नंबर फिक्स नहीं है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगी। यात्रा के दरमियान सभी को ये निवेदन है कि कृपा करके कोई भी कॉस्टली ज्वेलरी या ना पहने। जैसे हम यात्रा में जा रहे हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे चोर भी दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन होने के बाद अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि कोई भी महंगी ज्वेलरी नहीं पहननी है। कृपा करके अपने पास जरूरत से ज्यादा कैश बिल्कुल मत रखिए। और उसी तरीके से एक नया इंस्ट्रक्शन अभी ये भी होगा कि आपके मोबाइल का ध्यान रखिए। तो जैसे प्रभु जी ने हमें बताया कि अगर आपका मोबाइल खो गया या आपका वॉलेट खो गया या महंगी ज्वेलरी खो गई, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो खोए हुए वस्तु पे होगा। और हमने बहुत बार यात्रा में ये चीज देखी हुई है कि जिन यात्रियों की जो इम्पोर्टेंट चीज खो जाती है, वो सच में उनका मन बहुत विचलित हो जाता है और उनका फोकस यात्रा से हटके पूरी तरीके से उस खोए हुए चीज पे चला जाता है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इस बात को मानते हैं, समझते भी है, लेकिन आपसे यही निवेदन करते हैं, कृपा करके ये ध्यान दें कि सबसे पहले तो ऐसी कोई महंगी चीज या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वस्तु अपने साथ रखे नहीं। और अगर रखी है तो आपको उस चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है ताकि वो खोए नहीं। मोबाइल चीज तो बहुत बार मोबाइल फोन खो रहे हैं। मतलब ऐसा भी हुआ है कि चलते चलते किसी ने बस मोबाइल साइड पॉकेट में रख दिया और किसी ने चलते चलते साइड पॉकेट से निकाल दिया। ऐसे भी बहुत बार हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने मोबाइल फोन का भी विशेष ध्यान रखिए। यात्रा के दरमियान बहुत सारी अनाउंसमेंट हम स्पीकर पे करते हैं। तो जब भी हम कोई स्पॉट्स पर होते हैं, तो वहां पे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए कई स्थानों पर फोटो लेना, किसी भी तरह का वीडियो लेना अलाउड नहीं होता, तो हम आपको ये सूचना देते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे मंदिरों में ये सूचना बाहर भी लिखी हुई होती है।
तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी अनाउंसमेंट आपको की जा रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। कभी कभी कुछ स्थान जो हम विजिट करेंगे, वो स्थान पे एंट्री गेट बहुत ही छोटा है, तो उस समय हमको एक लाइन में सभी को अंदर जाके दर्शन करके एक लाइन से ही बाहर आना है। तो यात्रा कमेटी ये सारी सूचनाएं समय समय पर आपको वहां पर देते रहेंगी। आपको इन सूचनाओं पर ध्यान रख के उन सूचनाओं का पालन करना है, ताकि हम अच्छी तरीके से हमारी यात्रा कर पाए। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ध्यान देना है। ये सूचना हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली एंड ऑफ द डे हम कुछ आपके लिए सूचनाएं भेजते हैं, वो ढंग से आप पढ़ लिया कीजिए। यात्रा के दरमियान हम बहुत कुछ सेटअप करते हैं, जैसे कथा के लिए स्पीकर्स, माइक का सेटअप किया जाता है। आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का भी व्यवस्था की जाती है, फोटोग्राफ्स, कैमरा, उन सब के लिए भी अ, हम ये व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो ये पूरा सेटअप बंद करके हमको फिर अगले स्थान जाना होता है और बहुत जल्दी जल्दी निकलना होता है। तो उस वक्त हमें कभी कभी कुछ वॉलेंटियर्स की, कुछ मदद की जरूरत पड़ती है। तो जो भी यात्री हमें यहाँ पर सहायता कर सके, आपसे ये निवेदन है कि हमें वो सहायता जरूर दीजिए। हरे एक कृष्णा, एक मिनट। हाँ, हाँ। केवल यात्रा के समय लेक्चर के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं। प्रसादम बांटने के लिए, सामान की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या किसी वृद्ध व्यक्ति का सामान उठाने के लिए, ऐसे बहुत प्रकार की सेवाएं यात्रा में होती है। तो यात्रा में हमें स्वयं सेवकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शुरू से ही अपना नाम जो है वो यात्रा कमेटी को दे दीजिए, ताकि आपको भी यात्रियों की सेवा करने का अवसर मिले। तो पूरी यात्रा का जो सेवा है, साउंड सिस्टम का, लगेज का, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी करने का आपको अवसर मिलेगा। हरे कृष्णा। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हम एक स्थान पर जाना है जिसका नाम है हनुमान धारा, और वो स्थान पर पहुंचने के लिए 360 स्टेप्स है, और बहुत ही ऊंचा स्थान है ये। और 360 स्टेप्स जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर एक सुविधा उपलब्ध है, जो है रोपवे की सुविधा। तो आप नीचे रोप पर बैठ के सीधा हनुमान धारा स्थान तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन कुछ चार्जेस है। तो जो 3 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए ये फ्री है। जो 3 से 10 साल के जो है बच्चे हैं उनके लिए 110 रुपये लगते हैं। और जो 10 साल के ऊपर है उनके लिए 145 रुपये लगते हैं। ये सारे गवर्नमेंट्स के रेट है। तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट का ही काउंटर है जहाँ पे टिकट उसका उपलब्ध होता है। तो ये जो कॉस्टिंग होती है, यात्रा कमेटी अपने कॉस्ट में हमने ये नहीं ली हुई है। तो जब जिस दिन हम हनुमान धारा जाएंगे, हम चाहेंगे कि आप भी 360 स्टेप्स का श्रम ना करें, और इस रोपवे का यूज करके आप सभी समय पे पहुंच सकते हैं, अपना एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं। वही एनर्जी आप दर्शन करने में, कथा सुनने में वहां पर यूज कर सकते हैं। तो यात्रियों से निवेदन होगा, हम आपको इस बारे में ठीक तरीके से गाइडेंस वहां पर देंगे, ताकि फिर ये टिकट लेने में, रोपवे में बैठकर ऊपर जाने में आपको सुविधा मिले, और ऊपर जाके आपको ढंग से आपको दर्शन है, और उसी रोपवे से आप वापस भी आए। ये चार्जेस टू वे है कि वन वे है? ये टू वे चार्जेस है। अ, हर यात्रा में यात्रा कमेटी के तरफ से सभी यात्री को एक प्रसादम का बॉक्स दिया जाता है। ये बॉक्स फैमिली वाइज नहीं, बल्कि पर यात्री। तो अगर आपकी फैमिली में 6 लोग आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति को एक बॉक्स मिलेगा यात्रा की तरफ से प्रसादम का। तो मतलब 6 बॉक्स प्रसादम के आपको मिलेंगे। डोनेशन के बारे में हमारे तरफ से कुछ सूचना ऐसी है कि आपने जो चार्जेस आप यात्रा के भरे हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट हम हर मंदिर, हर स्थान जहां पर जाते हैं, वहां पर हम आपकी तरफ से, यात्रा कमेटी वो डोनेशन दे देती है। लेकिन जब भी हम यात्रा में जाते हैं, तो आपको वहां पर बहुत सारे धामवासी दिखेंगे। बहुत सारे लोग जो है, गरीब लोग जो है, हो सकता है आपको, आपके पास आए और आपके पास वो रिक्वेस्ट करे पैसे के लिए।
आपके लिए दान के लिए रिक्वेस्ट करे। तो उसी तरीके से अगर आप मंदिर में भी जा रहे हैं तो आपको धाम में जरूर दान करना चाहिए। तो सबसे निवेदन है कि कृपया आपके साथ चेंज रख लीजिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है, यात्री हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें 500 रुपीज चेंज दे दीजिए, हमें कुछ डोनेट करना है, या 100 रुपीज चेंज कर दीजिए। लेकिन हमारे पास उतने चेंज होते नहीं है। तो आप ही से निवेदन है कि कृपा करके आप चेंज खुद ही रख लीजिए, और जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप रख लीजिए। तो हमने इस फोटो में भी रखा है कि 10-10 के नोट। तो आपकी इच्छा के हिसाब से आप वहां पे वैसे कैश कैरी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा के अनुसार आप जितना दान देना चाहें, जहां देना चाहें, आप दे सकते हैं। अ, हमने जो प्रसादम की व्यवस्था की है, तो हम जब धाम में जा रहे हैं तो बहुत सारे यात्री जो है वो कुछ सेवा देना चाहते हैं, कुछ जो है वो फिजिकली सेवा अर्पण करते हैं, कुछ लोग जो है वो धन के स्वरूप में ये सेवा अर्पण करते हैं। तो अगर किसी यात्री की इच्छा हो तो हमने यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के एक पर डे कॉस्ट कितना है वो लिखा हुआ है। तो वो हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच या पूरे दिन का प्रसाद अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें, किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप आप देना चाहते हैं, तो आप रवि प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके इच्छा के अनुसार आप दान दे सकते हैं। तो ये हमारा यात्रा का ओरिएंटेशन है। तो इसके बाद आपको जो भी प्रश्न है वो आप या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो फिर अनम्यूट करके वन बाय वन आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों को। मैंने म्यूट अभी खोल दिया है, अपना ऑडियो ऑन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक एक करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वो सीनियर सिटीजन के लिए, और मेरा लास्ट मंथ ही एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं आई प्रिफर ग्राउंड फ्लोर रूम, तो ज्यादा मैं भागा दौड़ी ना करूंगा। मैं माई सेल्फ राजीव शाह एंड दीप्ति शाह। इसका म्यूट हो गया। मुझे आपका हरे कृष्णा। ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन कीजिए मनोज चौहान। हाँ, आपसे निवेदन ये है कि आप रवि प्रभु से कांटेक्ट में रहिए, और ये जो सूचना है आप उनको दे दीजिए। हमारे जो आश्रम है वहां पर लिफ्ट की व्यवस्था होने के कारण मोस्टली यात्रियों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आश्रम में लिफ्ट की व्यवस्था है। फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप रवि प्रभु से ये आपका निवेदन दे दीजिए, वो हिसाब से वो रूम अलोकेशन कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो यात्री चित्रकूट सीधा पहुंच रहे हैं उनके लिए कैसे है? जो यात्री चित्रकूट सीधा पहुंच रहे हैं तो आप डायरेक्टली आपके होटल तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप जो है हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल देंगे। उस गूगल मैप के सहायता से आप एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ना ठीक से पता नहीं है कि कौन से ट्रेन से जाना है और कब निकलना है, क्योंकि मेरे को कोई ग्रुप में ऐड नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, तो जो ट्रेन की अरेंजमेंट होती है, मतलब मानिकपुर रेलवे स्टेशन तक, तो ट्रेन की अरेंजमेंट सभी यात्रियों ने अपनी अपनी की हुई है। ट्रेन की या कोई भी ट्रैवल अरेंजमेंट होती है वो यात्रा कमेटी की तरफ से नहीं की जाती। अगर आप मानिकपुर पहुंच जाती है दिए हुए समय में, जैसे 8:30 से पहले अगर आप पहुंच रही है, तो वहां से आगे आप यात्रा कमेटी के बस में बैठकर चित्रकूट जा सकती है। अगर आप किसी और समय पे आ रही है मानिकपुर रेलवे स्टेशन, तो जो नंबर हमने दिया हुआ है उनसे कांटेक्ट कर आप अपने लिए जो भी व्हीकल आपको कन्वीनियंट हो, या तो स्टेशन के बाहर जो भी आप व्हीकल लेना चाहे उसे करके आप अपने होटल तक पहुंच सकती हैं। आप क्या करिए, अपना जो नंबर है जिसपे व्हाट्सएप है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और रवि शिंदे उसको नोट करके उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एक बहुत जरूरी बात है कि इसमें जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में यात्रा के नहीं है उनको यात्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि सारी डिटेल सूचनाएं रोज के हिसाब से उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगी।
और फिर आपको समय समय पर कुछ चेंज होता है, कुछ बदल जाता है, सुबह कुछ अनाउंस किया था तो फिर कुछ चेंज हो गया है, तो सभी सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगी। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है कुछ दिनों के लिए। और लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट भी होगा, लेकिन आपने सब नहीं सुना होगा, ध्यान कहीं और होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सूचनाएं बराबर आती रहेंगी। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण। आपका नंबर। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी, मैं एक्चुअली हरे कृष्णा। विजयलक्ष्मी माता जी को पहचानता हूँ, तो आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो बिल्कुल मच। बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं उनकी माता जी को ऐड कर देता हूँ ग्रुप में। हाँ ठीक है, यस बहुत यस, बढ़िया, बहुत ठीक, अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हम अलग अलग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाएंगे, तो हमें यात्रा के दरमियान भी हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं और हमें पता भी रहेगा कि हम इतने लोग इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो जरूर एक लिस्ट बना के ग्रुप पे भेजेंगे तो हमें जरूर पता रहेगा। जरूर, हम जो ट्रेन वाइज लिस्ट है वो भी हम ग्रुप पे भेज देंगे, ताकि अगर आप एक दूसरे से टच में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। जरूर हम ये करेंगे। ये भी हो सकता है कि कभी कभी मानिकपुर ये लास्ट स्टेशन नहीं है किसी भी ट्रेन का, बराबर, तो कोई सो गया होगा 5 बजे सुबह और छूट गया होगा उसका ट्रेन, वो भी पता चलेगा कि ये व्यक्ति आया नहीं, मिस हो गया उसका, तो पता चलेगा आपको। तो ध्यान रखना है कि सुबह 5:30 की ट्रेन जो है उसमें सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, अगर वही सो गया है तो आगे चला जाएगा स्टेशन पे। और कोई प्रश्न किसी का है? एक सूचना करने की रह गई आपके पीपीटी में, सभी लोगों को जप करने के लिए बीड बैग लानी है यात्रा में। यात्रा के समय सभी लोगों को जप करना है। हमारी यात्रा में बिना जप किए आना कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी और पिकनिक में चले जाइए, अगर आपको हमारी यात्रा में आना है तो सब लोगों को जप करना अनिवार्य है। हम जप का समय भी देंगे, और अगर समय नहीं भी हो पाता है तो आपको बस में आते जाते अपनी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हम लोग वो मॉर्निंग 5:30 को जो ट्रेन पहुंच रहा है वो ट्रेन में आ रहे हैं, लेकिन अभी का उसका जो भी स्टेटस देखते हैं तो कभी कभी 6 घंटा लेट, 10 घंटा लेट, ऐसा सब दिखा रहे हैं। तो वो हिसाब से आप देख लेंगे ना वहाँ पे ट्रेवलिंग का, कि पता नहीं वो कब पहुंचेगा। अभी तो उसका स्टेटस ही समझ में नहीं आता है, कभी कभी बहुत ही लेट हो जाता है। 10 घंटा भी लेट दिखा है एक दिन, 1-2 दिन। हमारे जो मेजर यात्रीज है वो है 11017 एंड आई थिंक 15017। 017। हाँ, तो हम 15017 में आ रहे हैं। तो उस ट्रेन में आई थिंक 99 यात्रीज हैं। जय हो। ये 5:30 बजे आ रही है ना, सॉरी, वहां पे 38 यात्रीज है उसमें। अच्छा, ओके। तो उसका वो ट्रेन का थोड़ा इशू चल रहा है लगता है। माता जी आप उसका चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि यात्रा कमेटी उसको ट्रैक करेगी। क्योंकि वो जो सुबह 5:30 बजने वाली जो ट्रेन आ रही है उसमें हमारे बहुत सारे यात्री है, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। हम कंटिन्यूसली सारे ट्रेन, ये जो है जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है उनको ट्रैक करते ही रहेंगे, ताकि फिर उस हिसाब से हम बसेस के अरेंजमेंट कर पाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आते टाइम, वापस आते टाइम प्लेन से कोई आने वाले होंगे, उनका भी लिस्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे। अभी तो आने वाली लिस्ट हमने बनाई नहीं है, लेकिन जैसे अगर हम कर पाते हैं तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए ग्रुप पर हम डाल सुझाव मेरा देंगे। ये रहेगा कि यात्रा के समय आप अपना जो जो ट्रेन का समय है, जिस ट्रेन से आप जा रहे हो, वो सूचना अगर यात्रा कमेटी को देंगे तो उनके लिए सुविधा रहेगी। जब तक आप उनको नई सूचना देंगे तब तक वो लिस्ट नहीं बन सकती है। इसलिए या तो अभी दीजिए या तो यात्रा के दौरान दीजिए, तब तक तो व्हाट्सएप पे वो लिस्ट आ सकती है कौन सी ट्रेन से कौन वापस जा रहे हैं। और अगर ट्रेन से अगर बहुत लेट हो जाती है तो हो सकता है कि हम यज्ञ का समय भी चेंज करें, ताकि लोग अपनी सुविधा से यज्ञ में बैठ सकें। इसलिए
कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमने कुछ तय की है, लेकिन वहां पर जो घटनाएं होती है उसके हिसाब से वो टाइमिंग शेड्यूल चेंज हो सकता है, इसलिए आप ओपन रहिए। और कोई प्रश्न है बिफोर वी क्लोज? ठीक है, आई थिंक वी कैन क्लोज द मीटिंग। यस प्रभु। आप सबका बहुत धन्यवाद है। आप में से देख रहा हूँ कि परिवार में से एक व्यक्ति जूम में था और बाकी लोग नहीं थे, तो आप लोगों का कर्तव्य है, जो लोग जूम पे मीटिंग में थे वो बाकी जूम परिवार के सदस्यों को सब जानकारी दे दें, क्योंकि विशेष करके जो कपड़ों के लिए नियम है, प्लास्टिक बॉटल का नियम है, ये कभी कभी लोग बताते नहीं है, कुछ सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। फिर यात्रा में देखते हैं कि बिस्लरी पानी पी रहे हैं या तो स्लीवलेस कपड़ा पहन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जीन्स पैंट पहन रहे हैं, तो हमें फिर वो बताने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा है कि आप सूचनाएं सब ध्यान से सुनिए, और क्या कहते हैं ना, कठिनाई वाले सूचनाएं आपको देने के लिए विवश विवश न करें। डोंट मेक अस टेल यू अनप्लेजेंट इंस्ट्रक्शंस इन द यात्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी ये यात्रा ये मीटिंग समाप्त होने के पश्चात ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ताकि जिन लोगों ने ये मिस किया है वो अगले 4 दिन में भी उसको देख सकते हैं। लेकिन जरूर देख के आपको आना है, इसको बनाने में समझाने में बहुत तैयारी की गई है आपके सुविधा के लिए। आप उसको जरूर सुनिएगा जिन्होंने नहीं देखा है उसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे ये कृष्णा। 1106 का हेलो, हाँ हाँ बोलिए। 1106 का नाम चेंज हो गया क्या? पवन एक्सप्रेस वगैरह कुछ जयनगर का? नाम मैंने चेक नहीं किया है। नहीं अगर कभी कभी चेंज इसका भी नाम हो आप है तो ना, फिर नंबर भी नंबर ध्यान रखना, नंबर सेम रहेगा। नंबर सेम रहेगा, एक्चुअली नंबर ध्यान रखना। एक्चुअली उस गाड़ी का पहला नाम पवन है, और कभी कभी इसको जयनगर और एलटीटी एक्सप्रेस भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल नाम उसका पवन है। तो आप ये मत टेंशन लो कि वो अलग ट्रेन है, सेम ट्रेन है, जयनगर या पवन। अभी देख रहा हूँ तो पवन एक्सप्रेस आता है इसमें देखता हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप ट्रेन नंबर ध्यान रखिए, दैट वो इम्पोर्टेंट है। ओके, और कोई प्रश्न किसी का है? ओके, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा।